हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेट्स जॉइन केडी पर। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जिन बच्चों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो टाइप कीजिए लेट्स जॉइन केडी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आपकी वीडियो आपके सामने होगी भी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ आपको करवा दिया गया है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की तो कहता है, सिंपली कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या बताया? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इक्वल है फोर्स अप्लाइड के। भाई किसके? फोर्स अप्लाइड के इक्वल है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। अब ये बात समझने की आ गई। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा है चेंज के लिए, किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज को मोमेंटम के लिए। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। कई बच्चों को नहीं पता होगा मोमेंटम क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। 9वीं क्लास में पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है भाई? मोमेंटम होता है, उसका सिंबल होता है ये। अभी डिटेल में भी कर लेंगे मोमेंटम के बारे में, डिटेल में बताएंगे अभी आपसे। अभी आप इतना समझिए, रेट का बात आ गई तो टाइम के साथ में, किसके साथ में? टाइम के साथ में, इक्वल टू में फोर्स अप्लाइड। यही है एक्चुअली में आपका सेकंड लॉ। तो जिन बच्चों को पता नहीं है सेकंड लॉ क्या होता है, तो आप इतना भी याद कर सकते हो। सेकंड लॉ ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो इक्वल टू में रखा। जैसे इसको समझते हैं क्या होगा इसका मतलब, तो देखिए ध्यान से। एक बॉडी है, मान लो उसका मास है m, और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u। मानते हो? इस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, सरफेस एक उसके ऊपर मूव करती जा रही है। उसके बाद में वो बॉडी थोड़ी सी आगे पहुंची, उसका मास क्या है? उतना ही रहेगा, m ही। अब उसकी वेलोसिटी हो गई v। मान लो कोई फोर्स अप्लाई करा हमने इसके ऊपर, क्या लगाया? इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया पीछे से, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? अब बोलेंगे v हो गई सर, पहले u थी। समझ सकते हो इस बात को? इसमें क्या मास चेंज हो रहा है? तो आंसर है मास तो चेंज नहीं हो रहा। मास चेंज ना हो तो वो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रहेगा फॉर्मूला। अगर मास चेंज ना हो, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो इक्वेशन रहेगी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी निकाल के दिखाने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको प्रूफ करवाएं तो सबसे पहले मोमेंटम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको प्रूफ करवाने से पहले हम मोमेंटम के बारे में बता देते हैं, मोमेंटम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं मोमेंटम। अगर आपसे पूछ लेते व्हाट इज मोमेंटम, तो सुनिए, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बोलोगे? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एंड मास के ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? देखो ये मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। ये बात आपको याद रखनी है। मास का ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी कैसे यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड। तो यानी कि जो मोमेंटम है उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या बोल सकते हो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। कुछ इस प्रकार से आपको लिखा मिल जाएगी ऐसा ही यूनिट। मोमेंटम क्या होता है आपको बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें अब करना क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमें लाना है। क्या लिखेंगे? हेडिंग क्या रहेगी? मेजरमेंट ऑफ फोर्स। हेडिंग रहेगी मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मेजरमेंट करना है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन का सेकंड लॉ ही है जो है न्यूटन का सेकंड लॉ, क्योंकि न्यूटन के जो सेकंड लॉ है उसके अंदर फर्स्ट लॉ भी है, थर्ड लॉ भी है भाई। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए इसको प्रूव भी करवाएंगे अभी थोड़ी देर में। मेजरमेंट ऑफ द फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मोमेंटम है वो क्या होता है। एक बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं हम m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उस बॉडी का मोमेंटम होगा m इंटू वी। इतनी बात तो आप समझ सकते हो। एक बॉडी है, लेट सपोज कर लेना है, एक बॉडी है लेट, a body of mass m moving with velocity v and its momentum will be this। मानते हो मोमेंटम का फॉर्मूला? अब आपको पता है डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों साइड में। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? dp बाई dt, आप सभी को पता है। और यह हो जाएगा d बाई dt डिफरेंशिएशन के लिए। आपको याद होगा ये सीधी चीजें, डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आया? बहुत अच्छा।
अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, m तो कांस्टेंट है ना, m क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, m क्या है यहाँ पे, मास तो कांस्टेंट है, आपकी बॉडी पहले m था और थोड़ी देर बाद में भी उसकी m रही। हाँ, उसके ऊपर फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी पहले u थी और अब कितनी हो गई, v हो गई। यही तो पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक फिगर बनाया था। तो m को बाहर ले ले, dv बाई dt। आप सभी को याद आ गया होगा कि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ सकते हो ना, भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस पर फॉर्म से याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आपको फॉर्मूले। तो ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो m इंटू में a, यही है फोर्स, यही तो है भाई फोर्स। बात समझ में आ गई। तो यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने आपको बोल दिया था, बिल्कुल आसानी से याद करना है। क्या क्या कहा, क्योंकि जो क्या लिखा था, मोमेंटम ऑफ द फोर्स, क्या लिखा था न्यूटन का सेकंड था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो इसको मैं ये क्या है, ये dp बाई dt, मैंने डेल्टा लगा दिया था, डेल्टा लगा, वही बात है। तो चेंज इन मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के नहीं हुआ, पहले इस चेंज इन मोमेंटम को सोल्व करा, ये आ गया m इंटू ए, और ये किसके डायरेक्ट इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। तो यानी कि हमने कहा था dp बाई dt इज इक्वल टू में f। एक्चुअली में इक्वेशन ये थी, सोल्व करके आ गया f इज इक्वल टू में m इंटू ए। लेकिन ये इक्वेशन याद रखनी हर जगह वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड है, जब मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब मास चेंज नहीं होगा। जब बॉडी का मास अगर बदल जाए टाइम के साथ साथ में, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। उस कंडीशन में वैलिड कौन सी रहेगी वो देखिए, तो इरेज कर देता हूं। देखिए, तो मान लो भाई चेंज इन मोमेंटम निकालना है, dp बाई dt, आपको पता है फॉर्मूला होता है dp बाई dt, और मास ये इस कंडीशन है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ m इंटू में v। ध्यान समझिए, रियल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। अब आपको बता दिया मैंने, मास इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब मास कांस्टेंट नहीं है, पिछले वाले में कांस्टेंट था। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, इंटीग्रल कैलकुलस में, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ताकि सारे डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगी। तो उसमें बताया गया था कि सबसे पहले ये u है, इसको बाहर निकाल लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ करना है इसका v का, प्लस फिर v को बाहर निकालना है, du बाई डी एक्स कर देना है। वही काम यहाँ करना है। देखो dt की रेस्पेक्ट में ना, तो क्या करेंगे, m को बाहर निकाल दो, लिख दोगे dv बाई dt, प्लस फिर v को बाहर निकाल लो, dm बाई dt। तो ये जो फॉर्मूला बना ना, ये एक्चुअली में बना सेकंड लॉ। ये एक्चुअली में क्या बना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है एक्चुअली में, क्योंकि हम लोगों ने इतना तो पढ़ा था, इसी को मॉडिफाई करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला देख सकते हो, जो हमने ये पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हर जगह वैलिड नहीं है, मैंने यही कहा था। अभी देखिए, अगर मान लो ये बोल रहा मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, अगर इसको कांस्टेंट मान लूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर, कोई भी कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m dv बाई dt। ये दूसरा केस कर रहा हूं, जब आपका कोई नंबर होता है, ये कांस्टेंट होता है, मास क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, उस केस को बता रहा हूं मैं। तो अब dv बाई dt तो आप सभी जानते हो क्या होता है, dv बाई dt यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यह लिखिए m इंटू में a, बन गया ना फॉर्मूला। तो ये कब के लिए एप्लीकेबल है, जब मास आपका कांस्टेंट होगा। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड है, यानी कि ये एक पूरा फैक्ट फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर ऐसा कौन से केस में होता है, तो रॉकेट का केस रहा ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल समझिए ना आप। रॉकेट की गैस निकलती जा रही है, ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा गैस कम होती जा रही है, तो मास चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी, इसका मास क्या होता है, कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से गैसेज जल रही है, यहाँ से क्या कर रही है, गैसेज जल रही है, बर्न कर रही है और गैसेज छोड़ रही है। तो मास इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, मास डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये भी पढ़ाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ाएंगे बाद में। अभी आप इतना याद रखिए कि मास कम हो रहा है, नहीं हो रहा, हर जगह पॉइंट पे मास कम होता जा रहा है, क्योंकि गैस जलती जा रही है। समझ में आ गई। चलिए दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि जब कोई बॉडी मोशन में होता है उसका मास बढ़ जाता है। क्या बताया, जब कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में होता है, नई बात बता रहा हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका मास चेंज हो जाता है, या बोल सकते हैं इंक्रीज हो जाता है। मास इंक्रीज हो जाता है। बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया, तो उसके लिए एक इक्वेशन होगी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो सुन लेना। और ये कब होगा वो भी ध्यान रखना, ये कब होगा, जब वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाए या नियरली इक्वल टू हो जाए किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। भाई स्पीड ऑफ लाइट के लिए, अभी बता रहा हूं, इक्वेशन बता रहा हूं। क्या थी इक्वेशन, m
बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप लोगों ने सुनी होगी, m नॉट अपॉन में रूट ओवर ऑफ, मैंने भी पढ़ाई आप लोग, 1 माइनस का, नहीं पढ़ाई हो तो देख लेना आप लोग, ठीक है। ये कई वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन अच्छे से करना है, इसको कवर, और समझ में आ रही है। m है, ये कहलाएगा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल मास, एक्चुअल मास, ये कहलाएगा आपका रेस्ट मास, समझ में आ गई। और ये होगी v फॉर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और c फॉर स्पीड ऑफ द लाइट। तो इस केस के लिए कंडीशन क्या रही, आप देखिए ये इक्वेशन, इससे आप समझ सकते हो कि आपकी, जैसे हमारी ऑब्जेक्ट हमारे लिए वैलिड नहीं है, मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगी, स्पीड के बराबर हो जाएगी। अब हमारी है ज्यादा ज्यादा हम 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड जोड़ लेंगे ज्यादा ज्यादा, उस कंडीशन में क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, मान लो लगभग 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि एम नोट होगा, किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो गया। जो आपका रेस्ट मास है, यानी कि जब आप रेस्ट पे थे, वो मास आपका जो वैसे मास है उसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो एक्चुअल मास के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए जब कोई बॉडी मोशन में करते हैं तो हमारे फर्क नहीं पड़ता, बढ़ता जरूर है वजन, ये मत सोच लेना कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा जब आप रेस मारोगे, वजन बढ़ रहा है उस टाइम पे आपका वेट, क्योंकि स्पीड से बढ़ रहा है, रिलेशन यहाँ है। तो इस इक्वेशन से आप समझ सकते हो, लेकिन हम इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ये चीज अच्छी से ऑब्जर्व होगी इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो ज्यादा होती है, उस कंडीशन में आपका ये अच्छे से आपका इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, बोलिए। तो सेकंड लॉ भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ी सी बातें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। छोटे छोटे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, एम इंटू ए, क्योंकि 95% केस में तो यही होगा, एफ इजिकल टू एम इंटू ए, ये रहेगा। तो देखिए सपोज करिए यहाँ एक बॉडी सरफेस है, ये सरफेस लगा लिया हमने, और इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ये वाली। आप लोगों से पूछूंगा, ध्यान से बताना। फिगर हमारे सामने है, क्या पूछ रहा है वो देखिए। इस बॉडी का मास है, मान लो m है, इस बॉडी का मास है m, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर m इंटू जी, ग्रेविटी की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर। मैं बोलूँ इसकी नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगी, तो आप बोलोगे सर ऊपर परपेंडिकुलरली जाती है, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं नॉर्मल रिएक्शन। मैं मानता हूं कि इसका फोर्स इधर लग रहा हो, फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उधर एक्सेलरेशन होगा। मानते इस बात को, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेना है हमेशा, ये बात भी याद रखनी है। अगर इसका एफबीडी बनाऊं मैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखिए ध्यान से, ये हो गया एक बॉडी जिसका मास m है, तो नीचे की तरफ आएगी तो कितनी हो जाएगी, mg, डाउनवर्ड फोर्स। इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी n, बॉडी इधर मूव कर रही है ना, तो इसको लिख दीजिए f, और एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है तो एक्सेलरेशन लिख दिया। समझ में आ गई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो n है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है कि नहीं है, इक्वल कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये याद करना हमेशा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, फॉर्मूला ये काम आएगा। एफ क्या है ना, बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ बाई एम, बात समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ बाई एम। तो इस चीज को आपको अच्छे से कवर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। अभी और एग्जांपल लेंगे। अगर एक्चुअली में हमें ए निकालना एक्सेलरेशन, तो पता क्या होगा, एफ नेट लेना पड़ेगा, ये जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, एफ नेट लेना पड़ेगा, अपॉन में मास रहेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। आप बोलोगे सर क्या मतलब, क्योंकि फोर्स एक अकेला कभी नहीं होता है, बहुत सारे फोर्स, किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्स क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो बताइए, क्या बताइए भाई, कि अगर एक्सेलरेशन निकालना हो हमें तो क्या लेना पड़ेगा, फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बता दिया, मास इंटू फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एफ नेट अपॉन में एम। ये चीज आपके फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा फिट कर लेना कि ये चीज लगानी ही लगानी है हमें, कुछ भी हो जाए इसके लिए, यही एक फॉर्मूला काम आएगा आपकी। फोर्स हमेशा नेट में लगेगा, टोटल होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, और ये फॉर्मूला कहां से निकल गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। अगर आपको फोर्स नेट निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन निकालने तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत अच्छा। चलिए, ये लो एक फिगर बनाया, बन गया, ये ले लो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बढ़ गया, चलो इसको एक बार इरेज कर देते हैं।
और ये बना देते हैं, ये लो, ठीक है, बन गया फिगर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ एक बॉडी रखी हुई है, यहाँ एक बॉडी रखी हुई है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। अब सुनिए ध्यान से, इसका मास है m, इसका मास हो गया क्या m, इसके डाउनवर्ड फोर्स तो आपको पता ही है, नीचे की तरफ होगा mg, इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ होगी नॉर्मल रिएक्शन। अब सुनिए ध्यान से, मान लो इस बॉडी पे इधर से भी फोर्स लग रहा हो, इधर से मान लो F2 फोर्स लग रहा है, और इधर से भी फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है, और आपको दे रखा है कि F2 हो ग्रेटर देन F1, तो बॉडी किधर जाएगी? फिर बॉडी डायग्राम बना दे इसका। तो मान लो ये बॉडी है M, तो इसका डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? तो आप बोलोगे सर mg, समझ रहे हो? नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी? तो आप बोलोगे सर ऊपर। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो F1। इस बॉडी से इधर की साइड में कौन सा काम कर रहा है? F1। इधर फोर्स कौन सा काम कर रहा है? F2, तो आप देख सकते हैं F2। अब एक्सेलरेशन किधर होगा? क्योंकि हमें तो एक्सेलरेशन चाहिएगा ना, एक्सेलरेशन किधर होगा? तो एक्सेलरेशन देखो F2 जाता है ना, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया? ये है फ्री बॉडी डायग्राम, समझ में आ गया? नहीं आया? चलिए, तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो n है वो किसके बराबर हो गया? ये तो हमेशा ही mg के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? ये देखो अपोजिट है। दूसरी बात मैं बताऊं, अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं, देखो हमें नेट फोर्स चाहिएगा ना, नेट, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर बताया था मैंने? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर बड़ा कौन सा F2, उसमें से F1 को घटा दो, निकल गया m इंटू में a, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नेट फोर्स? यही तो है नेट फोर्स, इसी को बोलते हैं नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m अपॉन में F2 माइनस का F1। सॉरी, उल्टा कर दिया ना, ये देखिए क्या काम ने, पेन ले लेते दूसरा। ये देखो एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? F2 माइनस का F1 अपॉन मास, और यही तो है आपका क्या? F नेट। कि जो भी फोर्स का रिजल्टेंट जो भी आए ना, तो आप कह सकते हैं इस चीज को। तो सिंपली बात होगी कि नहीं होगी? चलिए और इरेज कर लेते हैं इन चीजों को, इरेज ऑल थिंग्स कर देते हैं। चलिए क्या कह रहे थे? ये देखिए पेन ले लेते हैं, ग्रीन पेन ले लेते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, एफ नेट निकालने का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एफ नेट अपॉन मास। ये चीजें आपके दिमाग में फिट कर लेना है सबसे पहले। तो दो फॉर्मूले हैं, काम आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझे इस बात को? अब क्या करना है अपने को, देखिए ध्यान से। अब अपने को करना ये है कि क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे एक पेन चेंज कर देता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जिस बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना भाई। कई बच्चे देखे लाइक नहीं करते, तो भाई लाइक कर दिया करो, इतनी गर्मी में आपके लिए बैठा हूँ। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इट इज नॉट ऑर्डर, रिक्वेस्ट। सुनिए ध्यान से, एक बॉडी है, ये लो एक बॉडी लगा ली हमने, ऐसे एक सरफेस बनाया और इसके ऊपर एक बॉडी तैयार कर दी हमने ऐसे। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसका मास m है, तो इसका डाउनवर्ड फोर्स किधर होगा? इधर। तो आप बोलोगे mg। हाँ, इसको मैं ऐसे लगा के फोर्स खींच रहा हूँ, अभी तक तो सीधा ऊपर नीचे चल रहा था, अब मैं सीधा फोर्स लगा के खींच रहा हूँ एक सुटेबल एंगल पे। तो आप बोले सर f इस डायरेक्शन में होगा, मानते इस बात को? अगर मैं इस एंगल पे बना रहा हूँ तो इसके दो कंपोनेंट बना सकता हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हो। पहले तो इसको मैं इसका नॉर्मल किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अब इसको दो कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो ध्यान समझिए, ये अगर मान लो ये सरफेस है तो ये थीटा बनेगा ना, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये वाली, ये किधर हो जाएगी? एफ कोस थीटा। और ये क्या हो जाएगी? इधर वाली एफ साइन थीटा। बात समझ में आई? अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो ये रहा मास, तो ये नीचे की तरफ आ गया एम जी, इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया ऊपर, आप सभी जानते हो। फिर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था ना, इस डायरेक्शन में, ध्यान से समझिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था ना, उसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक ओरिजेंटल और एक वर्टिकल, एक ओरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो ये हो गया वर्टिकल, ये बड़ा, और एक ये ओरिजेंटल। तो ये थीटा है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब है अब मैं इसको हटा सकता हूं, इस वाले को, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना हमारे पास यहाँ पे, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो उसके बाद में
बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। एफ साइन थीटा किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर है, बॉडी किधर एक्सेलरेट करेगी, इस डायरेक्शन में, बट डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी, यानी कि एक्सेलरेशन इसकी इधर रहेगी, सिंपल सी बात है, बॉडी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो एन है प्लस एफ साइन थीटा है वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर है कि नहीं है। मुझे एन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस का एफ साइन थीटा। लिख सकता हूं, लिख सकता, जल्दी से बोलिए, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए ये वर्टिकल अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो एन प्लस एफ साइन थीटा एम जी के बराबर होगा। एन निकालना होता है प्लस का, उधर जाके किस में हो गया, माइनस में हो गया। बात समझ में आ गई। तो एम जी माइनस का एफ साइन थीटा, माइनस का भी एक में समझ लो माइनस है, ठीक है ना, माइनस का एफ है साइन थीटा, तो एन हो गया। दूसरी बात इसके अंदर अगर हम समझें तो बॉडी एक्सेलरेट किधर कर रही है, इस डायरेक्शन में कर रही है, तो एक्सेलरेशन को लेना है पॉजिटिव। बात समझ रहे हो इस बात को। तो यानी कि मैं कह सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ कोस थीटा के। बोलो बात समझ में आई नहीं, कि एफ कोस थीटा भी इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर हो रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना था, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू में एम ए, या मैं कह सकता हूं एफ कोस थीटा माइनस का एम ए इज इक्वल टू 0। बात एक ही है, समझ में आ गई होगी बातें। चलिए और एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और है हमारे पास, देखिए ध्यान समझिए, एक सरफेस है, यह एक छोटा फिगर रखा, बॉडी रखी हुई है, एक बड़ी बॉडी रखी है टच करते हुए, इसका मास मैं मान लेता हूं m1 है, इसका मास मैं मान लेता हूं m2 है, इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में f, इधर से आया एक्सेलरेशन a, बॉडी इधर जा रही है, सिंपल सी बात है। इसको समझिए, दोनों बॉडी को फिर सारी चीजें इसके निकालते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी वाली बॉडी को ले लेते हैं, मान लो छोटी वाली बॉडी है, इसका डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, m1 इंटू में जी, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या लगाएगी, तो फोर्स लगाएगी, क्योंकि बॉडी को ये फोर्स लगाएगी तो इस डायरेक्शन में लगाएगी ना, इस डायरेक्शन में क्या लगाएगी, फोर्स। तो एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में करेगी, इसी डायरेक्शन में कर जाएगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई। तो क्या ये m2 इस पे फोर्स नहीं लगाएगी, तो बिल्कुल लगाएगी। क्या लगाएगी, मान लो नॉर्मल लगाएगी, तो उसको मैं बोल देता हूं एन डैश बोल देता हूं। बात समझ में आई, इसने इस पे फोर्स लगाया एन डैश नॉर्मल, तो इसने इस पे भी तो लगाया एन डैश, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन तो आपको पता ही है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और इसकी ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलरली। हो गया, चलिए आप समझिए ध्यान से। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो n1 है, देखिए ध्यान समझिए, जो n है वो किसके बराबर हो गया भाई, mg के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, m1g के बराबर, बैलेंस। ये तो बात समझ सकते हो आप लोग, ये जो नॉर्मल है वो m1g के बराबर हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां देखिए इस साइड में एक्सेलरेट करें तो इसको पॉजिटिव लेंगे, या हम ये कहें कि एफ नेट किसके बराबर होता है, एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यानी कि इस एफ में से मैं इसको माइनस कर दूं, एन डैश को, एफ में से क्या कर दूं, एन डैश को माइनस कर देंगे तो नेट निकल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना भाई। इसको प्लस ले लो और इसको क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे, एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया तो ये प्लस है और ये माइनस, जोड़ेंगे तो एफ माइनस का एन डैश इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एम इंटू में ए के, m1, ये भी याद रखना है। बात समझ में आई नहीं आई, एफ माइनस का एन डैश और इंटू में m1 इंटू में ए। ये देखिए दो चीजें हमारे पास कवर हो गई पहले डायग्राम से, एक क्वेश्चन बना लो, ठीक है। चलो अब उसके बाद में दूसरे का फिगर का डायग्राम बनाइए, दूसरे जो हमारे पास है। मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे m2g, क्या आएगा m2g, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा इधर। समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, अब अच्छे से देखिए, इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, क्या इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, तो आंसर फोर्स तो नहीं जाएगा। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन जा रही है, क्या जा रही है, इस डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, तो इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, एन डैश जा रहा है जो इसने लगाया, क्योंकि इस पे फोर्स तो हमने किस पे लगाया है, m1 पे लगाया, m2 पे थोड़ा ना लगाया है, एन डैश। ध्यान से समझिए इन चीजों को, एन डैश। बिल्कुल क्लियर। चलिए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एफ नेट कितना निकल के आएगा, तो एफ नेट जो निकल के आएगा, जो नेट निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, m इंटू ए के, क्योंकि एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना। तो यानी कि एन डैश है वो किसके बराबर हो गया, m इंटू ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। और कौन सा m है, दूसरा m है, एक ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बना दी। समझ में आ गई। और तो सारी बराबरी होगी भाई, एन ये जो n है ये इसके m2 के बराबर हो गया, लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ये n1 मान लो चलो इसको, और इसको n2 मान लो, है ना, तो ये आपस में बराबरी हो जाएगा, ये n1 लगा लो, ये n2 लगा लो, है ना।
m2g, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास दोनों को कंपेयर करवाते हैं, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो देखो आप जोड़ोगे तो ये देखो f माइनस का n डैश इज इक्वल टू m1 इंटू में a और n डैश m2 इंटू में। कंफ्यूज ना हो भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, अभी आपको दिखाऊंगा। एक्सेलरेशन को जोड़ दो m1 प्लस m2। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या हो जाएगा f अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो है, समझ गए। अब इसको एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूं। अगर मान लो यही बोर्ड एक फिगर है, वही है कि एक सरफेस है कुछ इस प्रकार से, यहाँ एक छोटी बॉडी रखी हुई है और एक बड़ी बॉडी रखी हुई है, तो हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सिस्टम। और सिस्टम का मास है m1 प्लस m2, सिंपल है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है f नेट अपॉन में क्या होता है, मास। तो फोर्स कितना लग रहा है आगे की तरफ, जो यहां से लगाओगे वही तो लग रहा होगा इस पे आगे की तरफ, तो f। और टोटल मास कितना है इसका m1 और इसका m2, वही तो फॉर्मूला निकल गया m1 प्लस m2। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये शॉर्टकट है। ये क्या है, शॉर्टकट। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन उसमें इक्वेशन से बन रहे तो और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते थे वहां पे, है ना। तो इक्वेशंस को भी समझना जरूरी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है। अब आगे की बात कर लेते हैं, कुछ क्या है वो देखिए। ठीक है भाई, कनेक्टेड मोशन को समझते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया, पुली है, मान लेते हैं एक पुली है ऐसे, और यहां से एक रस्सी आ रही है नीचे की तरफ, एक इधर से रस्सी आ रही है ना, ऐसे घूम के आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि जो पुली लेंगे हम लोग, जो पुली लेंगे वो फ्रिक्शन लेस लेनी है और मास लेस लेनी है। क्या लेनी है, मास लेस लेनी है। ये पुली है भाई, है ना। चलिए, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, मान लो m, और इसके ऊपर लिखी हुई है, चलो इसको मान लेते बड़ा मास है कैपिटल M, इसको मान लेते स्मॉल m। ठीक है, अब ये जो कैपिटल मास है, तो ये बड़ा मास है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो ये एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रही होगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, बोलो। ये अड़का है तो एक्सेलरेट किधर कर रही होगी, ऊपर की तरफ कर रही होगी। सब सिंपल सी बात है। तो बहुत अच्छा। इसमें जो टेंशन होगा, मैंने कहा था छत्ता बनाना टेंशन, ये हो गया, और ये रहा टेंशन इसका T। अब सुनिए, अगर हम यहाँ पे बात करें पहले केस की, चलो आप चाहो तो फ्री बॉडी भी बना सकते हो पहले वाले डायग्राम के लिए। मान लो कैपिटल M है, तो उसका कैपिटल M और G हो जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि T हो जाएगा। हो गया, बहुत अच्छा। बॉडी की तरह एक्सेलरेट करी इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन को लेना है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन वाले को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यानी कि एक्सेलरेट करेगी तो क्या एक्सेलरेट करेगी, m इंटू में a। और जब पॉजिटिव लेना है तो देखो इसको पॉजिटिव, तो यानी कि ये प्लस हो गया ना, तो यानी कि मैं क्या करूंगा, mg में से किसको माइनस करूंगा, t को माइनस कर दूंगा। कैपिटल M G माइनस का T, इक्वेशन 1 बन गई है। ये फ्री बॉडी डायग्राम से एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये देखो छोटा सा मास है और इसका डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा m स्मॉल m इंटू g, ऐसे लगा लेते हैं स्मॉल m बनाने के लिए। और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो कहाँ जा रही है, एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रही है, तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, तो यानी कि फॉर्मूला तो निकल के आएगा स्मॉल m इंटू में a। लेकिन बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर, तो इसको भी लेना है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो तो ये भी पॉजिटिव लेना है, तो यानी कि इसका मतलब प्लस को लो और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा mg इस बार। बात समझ में आ गई। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब कर लो ऐड, दो इक्वेशन बढ़ गई ना, अब कर लो इनको ऐड। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या होगा, T से T कैंसिल, mg माइनस का mg माइनस का mg, यानी कि m को g को कॉमन ले लो, क्या बच गया, m माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a को बाहर ले लो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। हमें निकालना क्या, मान लो एक्सेलरेशन निकालना, तो ये हो जाएगा g कैपिटल M माइनस का स्मॉल m अब और मैं कैपिटल M प्लस का स्मॉल m। बोलो बात बनी कि नहीं बनी, बढ़ गया, फॉर्मूला बनाना आ गया। चलो बहुत अच्छा, आगे देखिए। अब करिए डिवाइड 1/2 को, वी गेट इक्वेशन 1 को 2 को डिवाइड कर दो, समझ रहे हो, डिवाइड कर देते हैं इनको। चलो मैं आगे कर देता हूं, इरेज करिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन तो एक तो हमारे पास क्या थी, याद करिए, m इंटू में a इजिकल टू mg माइनस का t, और एक हमारे पास आई स्मॉल m इंटू में a इजिकल टू कैपिटल T माइनस का mg। ये इक्वेशन थी ना दूसरी। दोनों को डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करिए,
लिखेंगे कैपिटल एम इंटू में ए अपॉन में स्मॉल एम इंटू में ए, एम जी माइनस का कैपिटल टी अपॉन में टी माइनस का स्मॉल एम इंटू जी। तो क्या होगा, देखो ए से ए कट गया तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल एम इंटू जी माइनस का टी अपॉन टी माइनस का स्मॉल एम इंटू में जी। समझ रहे हो इस बात को। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम टी माइनस का कैपिटल एम स्मॉल एम जी, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से होगा ना मल्टीप्लाई। तो बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? इसी प्रकार से इसको करेंगे तो कैपिटल एम है ये और फिर इसको स्मॉल एम और इंटू में जी, समझ में आया, माइनस का एम इंटू में टी कैपिटल टी, सॉरी ये चीजें ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई। अब टी को इधर ले आओ, इस टी को इधर लेके आएंगे तो ये देखो कैपिटल एम टी और प्लस का स्मॉल एम इंटू में टी, और बाकी को उधर जाने दो, ये माइनस का इधर आके प्लस का, टू कैपिटल एम स्मॉल एम जी, टी को ले लो कॉमन, बच गया क्या, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, टू कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू में जी। निकालना क्या अपने को टी ना, तो देखो टू कैपिटल एम स्मॉल एम जी अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये लो, ये निकल गया टेंशन, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था नॉर्मल निकल गया कि नहीं निकल गया, यही तो निकालना है। बात समझ में आ गई। तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी, आपको समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और करवा देता हूं, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखोगे यहाँ पे, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड लॉ ही है ना, वही आपका क्या है, इज रियल लॉ मोशन है, रियल लॉ है, रियल लॉ, क्योंकि इसी के अंदर फर्स्ट लॉ है और इसी के अंदर थर्ड लॉ है भाई। इसको समझेंगे। पहला तो मैंने आपको पहले भी करवाया था, देखिए सुनिए ध्यान से। पहला आपको बताया गया था, क्या बताया गया था सुनिए, कि अगर मान लो फोर्स इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन ना। अगर फोर्स इज इक्वल टू मैंने बताया था, अगर जीरो लगाते हैं, फोर्स अगर जीरो लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास नेवर बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ही क्या होगी, जीरो होगी। बात समझ रहे हो। तो यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम ये फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाते हैं, 0 डिग्री लगाते हैं, जीरो होता है, तो यानी कि एम इंटू में ए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, देख सकते हो आप लोग। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ये क्या होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब रेस्ट में है तो कहां रहेगी वो, रेस्ट में तो चेंज नहीं हुई ना। मोशन में तो किस में रहेगी, मोशन में, कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगी। ये नहीं है कि 20 से चल रही थी फिर 30 में हो गई, 40 में हो गई। मोशन में चलने का मतलब ये है कि अगर वो 20 से चल रही थी तो 20 से ही चलेगी, 30 से चल रही थी तो 30 से ही चलेगी, नो एक्सेलरेशन। क्लियर होगी। तो फर्स्ट लॉ तो हमने यही तो पढ़ा था। अब हम पढ़ते थर्ड लॉ के लिए। अब बच गया कि सेकंड लॉ जो है वो कंटेन करता है भाई, सेकंड लॉ में क्या होता है, थर्ड लॉ भी होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि थर्ड लॉ क्या है। तो अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे थर्ड लॉ के बारे में, फिर उसके बाद में बताएंगे कि सेकंड लॉ में भी थर्ड लॉ होता है। पहले हमें थर्ड लॉ को पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए, दूसरी बात यह है कि जो हमने वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हम एक चीज छोड़ आए थे, प्रोजेक्टाइल। क्या छोड़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक छूट गया था, उस प्रोजेक्टाइल के टॉपिक को हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो क्लास है कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक बार बीच में प्रोजेक्टाइल का टॉपिक डाल लेंगे, जो कि मोशन वाले चैप्टर में। आप काइनेमेटिक्स में लिख लेना, जो काइनेमेटिक्स की क्लास आई थी ना, उसी में लिख लेना। चाहे तो आप वेक्टर में भी लिख सकते हो, वेक्टर के बाद में अभी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर आप काइनेमेटिक्स, क्योंकि प्रोजेक्टाइल एक प्रकार का मोशन है। तो आप चाहो तो काइनेमेटिक्स भी एक मोशन ही था, मोशन वाले में डाल सकते हो, या फिर आप वेक्टर के बाद में लिख सकते हो, जैसे कि बुक में दे रखे, जहां आपको अच्छा लगे। मैं अपनी जो वीडियो होगी ये प्लेलिस्ट में डालूंगा, कहां पे, काइनेमेटिक्स वाले में। तो वहां पे आप जाके देख लेना, और आपके पास ये कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रोजेक्टाइल की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मिस मत करना भाई। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।